नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का एक तरह से एकदम शुरुआत करने वाले हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये केमिस्ट्री का समझो कि शुरुआत ही है। तो इस लेक्चर में हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे। एटम्स के अंदर में क्या क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, मतलब एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है उसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आइसोटॉप और आइसोबार को देखेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है बाबू। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक एंट्रांस के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एटम। तो एटम को हिंदी में बोलते हैं बाबू परमाणु। एटम के बारे में एकदम इजी वे में समझो। आपको मालूम है दुनिया में जितना भी चीज़ है, कोई भी चीज़, वो सब किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। मतलब ये स्केच का एग्जाम्पल ले लो। ये स्केच क्या चीज़ से बना हुआ होगा? तो भाई एटम से। आदमी के बारे में बात करो, क्या चीज़ से बना हुआ होगा? तो एटम से। ये जो व्हाइट बोर्ड है क्या चीज़ से बना हुआ होगा? एटम से। पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या चीज़ से बना हुआ होगा? एटम से। मतलब दुनिया में सबसे जो छोटा चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ है वो एटम है। क्लियर? अगर आप ये स्केच को तोड़ोगे, दो टुकड़ा हुआ, फिर उसको तोड़ो और टुकड़ा हुआ, फिर उसको तोड़ो और टुकड़ा हुआ, लास्ट एक ऐसा बचेगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। मतलब दुनिया का सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा, उसको आप फिर दोबारा तोड़ नहीं सकते हो। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एटम। और हर चीज वही एटम से बना हुआ है। क्लियर? आदमी भी एटम से बना हुआ है, जानवर भी एटम से बना हुआ है, मोबाइल भी एटम से बना हुआ है। क्लियर? तो एटम के बारे में 1700, 1600 ईस्वी, 1800 ईस्वी में ही डिस्कस हो रहा था कि भाई जितना भी चीज़ है उसको आप तोड़ोगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। उसी को बोलते हैं हम लोग एटम। तो एटम का मेनली अगर बोलोगे कि सर इसको एटम का खोज किसने किया, तो भाई इसमें बहुत सारा वैज्ञानिक का रोल था। हमारे भारत के भी ऋषि मुनि हैं, उनका भी योगदान था। ऋषि महाऋषि कन्नड़, हम लोग के भारत के महाऋषि कन्नड़ जो है वो भी बोले थे कि आप किसी भी मैटर को अगर आप तोड़ते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। उसी का नाम हो गया एटम। आ रहा बात समझ में? डेमोक्रिटस, मेनली हम लोग बोलते हैं एटम का खोज किसने किया? तो डेमोक्रिटस नाम का वैज्ञानिक ने, वो भी यही बात बोले थे कि आप फिर उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज, जैसे ये दिख रहा ना बाबू, ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा, समझो कि इसमें लाखों एटम है, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी देख ना पाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एटम। क्लियर है? एक से ज्यादा अगर एटम हो गया तो उसको फिर हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूल। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अगर एक से ज्यादा एटम हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग अणु, मॉलिक्यूल। जैसे अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं एटम, हिंदी में परमाणु, ठीक है? और अगर यही अगर ज्यादा हो गया तो 2-4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, मतलब एक से ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू? मॉलिक्यूल बोल देते हैं, अणु बोल देते हैं। ठीक है? और यही एटम या मॉलिक्यूल और ज्यादा हो गया तो उसको फिर हम लोग एलिमेंट बोल देते हैं, तत्व बोल देते हैं। जैसे लोहा एलिमेंट है, जितना भी सोना, चांदी, ऑक्सीजन, सारा फिर हम लोग एलिमेंट बोल देते हैं। तो सब चीज बना किससे है भाई? एटम से ही बना हुआ है। क्लियर? अब जो है एटम के बारे में लोगों को पता चल गया, फिर बहुत सारा वैज्ञानिक रिसर्च करने लगा कि भाई एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, भाई एटम के अंदर में क्या क्या है।
एटम तो दुनिया का सबसे छोटा है, तो क्या इसके अंदर में भी कुछ है? तो बाद में पता चला कि एटम के अंदर में भी है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के अंदर में भी पाया जाने लगा। पूरा उस पर रिसर्च हुआ, बहुत सारा वैज्ञानिक मेहनत किए, तो फिर जाके पता चला कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर? जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, कैसा चार्ज होता है, कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना दिया है और इस चार्ट के मदद से हम लोग बहुत ही इजी वे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान जाएंगे। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो जे थॉमसन ने किया था। इसका ट्रिक है बाबू ईट पर नाच। आप लोग का डायलॉग एक मैं करा दे रहा हूं बाबू, यहां लिख रहा हूं ईट पर नाच। बहुत ही फेमस डायलॉग है, ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन, जे थॉमसन। पर का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किया था कौन? आर से रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड किया। और नाच न्यूट्रॉन का किया च से चैडविक, जेम्स चैडविक उनका नाम है, च से चैडविक। तो ईट पर नाच बहुत ही नामी डायलॉग है। अगर आप याद कर लोगे तो किसका आविष्कार कौन किया है आप आसानी से बता पाओगे। क्लियर? ईट पर नाच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है, एटम को देखा गया बाबू तो गोल टाइप का देखा गया। यहाँ बता दे रहे बाबू, कहाँ बता दे, यहाँ बता दे रहे। एटम को देखा गया कि गोल है, उसके अंदर में देखा गया तो भाई पता चला कि न्यूक्लियस नाम का कोई चीज है, न्यूक्लियस नाम का। और इलेक्ट्रॉन उसके गोल गोल जो सोलर सिस्टम है ना, कैसे सूरज पृथ्वी सूरज को घूर रहा है वैसे गोल गोल घूर रहा है। ये सब आपको स्टोरी पता है? नहीं भी पता है मैं बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो इधर कौन घूर रहा बाबू? इलेक्ट्रॉन। बीच में कौन है? बीच में कौन है? तो न्यूक्लियस है, बीच में है न्यूक्लियस। उसके अंदर में कौन है बाबू? तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इतना चीज आपको 9 क्लास में ही बताया गया होगा कि एटम के बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और गोल गोल कौन घूरते रहता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखा गया जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया 1897 में। और उसका जो चार्ज देखें, एब्सोल्यूट चार्ज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब उसका एक्यूरेट चार्ज देखा गया तो निकला -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं। तो देखा गया कि इसका चार्ज क्या चीज में है बाबू? नेगेटिव में है, माइनस में है चार्ज। तो ये हुआ एब्सोल्यूट चार्ज। लेकिन हम लोग मेनली जो चार्ज यूज करते हैं वो रिलेटिव चार्ज यूज करते हैं, मतलब तुलना करके उसको तुलना करते हैं प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। तो सीधे बोला गया कि इसको जो है तुलना करके सीधे बोल दिया गया कि इसको मान लो -1। सीधे मान लो इस पूरे को 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से भागा दे दो, तुलना कर लो। तो तुलना करके सीधे आ गया क्या? इसको -1 मान लिए, क्योंकि ये प्लस में था सेम तो इसको मान लिए +1। क्लियर? तुलना कैसे किया जाता है मैं उस पर अभी थोड़ा देर में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका रिलेटिव चार्ज, ओरिजिनल चार्ज इसका है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, लेकिन इसका रिलेटिव चार्ज हम लोग मान लेते हैं -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या चीज होता है बाबू? नेगेटिव होता है। क्लियर? उसके बाद एब्सोल्यूट मास, मतलब इसका ओरिजिनल मास 9.109 इंटू 10 का पावर -31 किलो। अब तुम खुद बताओ बाबू,
एटम को हम लोग देख तक नहीं सकते हैं, दुनिया का सबसे छोटा चीज है, और एटम के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन है, तू तो और नहीं दिखेगा, तो उसका वजन कितना होगा, एकदम ना के बराबर में। तो जब किलो में तौले तो बाबू -31 किलो, 10 का पावर -31, तुम समझ रहा कितना माइनस में है इसका वजन। और इसको हम लोग जानबूझ के सोचे कि भाई एटम उटम को क्या जरूरत है किलो में तौलना, तो एटम वगैरह को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, वही एटम को ही यूनिट मान लिए, एक एटम को एक एटॉमिक मास यूनिट मान लिए, हाइड्रोजन वाला मेनली। तो इसका देखा गया वजन 0.000549 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर, किलो में तौलना ज़्यादा हालत खराब हो जाएगा, क्यों ना इसको हम लोग एटम के रूप में ही वजन कर दें। तो देखा गया 0.00549 एटॉमिक मास यूनिट इलेक्ट्रॉन का। बात करते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। लेकिन इस पे एक विवाद आते रहता है, बहुत जगह आप देखिएगा कि प्रोटॉन का खोज लिखेगा गोल्डस्टीन, तो अब इस पे विवाद होता है कि सर गोल्डस्टीन कहीं कहीं देता है, कहीं रदरफोर्ड देता है, तो आखिर ये सच्चाई क्या है। तो देखो बाबू सुनो, मैं ओरिजिनल तुम लोग को बात बता रहा हूँ। रिसर्च जब किया गया तो नो डाउट गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक लगभग 1866 ईस्वी में ही बता दिए कि एटम के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। 1866 में गोल्डस्टीन नाम का व्यक्ति कैथोड रे वगैरह का यूज करके बताएं कि एटम के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, गोल्डस्टीन। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, पूरा उसका डिटेल गोल्डस्टीन नहीं दिए। तो एक तरह से खोज तो पॉजिटिव चार्ज का गोल्डस्टीन ही किए, लेकिन उसके बारे में टोटल डिटेल लगभग 1920 में रदरफोर्ड दिए। नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड रखे। तो इसीलिए जल्दी बताओ किसको बोलोगे कौन खोज किया। तो खोज तो किया, मतलब उसके बारे में हल्का सा बात बताया कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, कौन बताया, तो गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण वगैरह पूरा डिटेल तो रदरफोर्ड ने दिया ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नहीं किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का खोज कौन किया, तो गोल्डस्टीन। तब बोलना गोल्डस्टीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि आपका जो डाउट है वो अब दूर हो गया होगा। फिर से बताइए, अगर आप लोग बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज का खोज कौन किया, एटम के अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज है उसका खोज कौन किया, तो आपको बोलना है गोल्डस्टीन। लेकिन अगर प्रोटॉन का खोज बोलेगा तो आपको बोलना है रदरफोर्ड। क्लियर, चलो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका चार्ज जब चेक किया गया तो निकला +1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, इतना ये चार्ज था बाबू। ये डिट्टो इसका अपोजिट था, ये इलेक्ट्रॉन था माइनस में और प्रोटॉन सेम है प्लस में। क्लियर। उसके बाद तो इसीलिए रिलेटिव चार्ज निकाला गया कि भाई अगर ये दोनों को अगर हम 1.6 × 10 का पावर -19 से भागा दे दें तो ये आ जाएगा चुपचाप -1 और ये आ जाएगा चुपचाप +1। क्लियर। और जब न्यूट्रॉन को चेक किया गया तो उसका कोई चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रल था, तो उसको आप 0 बोल सकते हो। क्लियर। तो प्रोटॉन का चार्ज हो गया, समझ में आ गया, रिलेटिव चार्ज समझ में आ गया। दोनों को तुलना कर दिए बाबू, ये दोनों को तुलना जब किए, मतलब एक तरह से उसको इजी करना चाहें, 1.6 × 10 का पावर -19 से भागा दे दिए तो ये आ गया -1, ये आ गया +1। क्लियर, वो हो गया रिलेटिव चार्ज। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और प्रोटॉन का चार्ज +1। क्लियर। उसके बाद वजन जब चेक किया गया प्रोटॉन का तो निकला 1.6726 × 10 का पावर -27 kg, -27 kg। तो ये भी -27 kg बहुत छोटा यूनिट है। तो इसको जो है AMU में सोचा गया कि चेक कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये लगभग निकला 1.0073 AMU।
एटॉमिक मास यूनिट, मतलब हाइड्रोजन का जो था एटम उससे हल्का सा ये ज़्यादा के लगभग में नजर आया, उसी के आसपास में समझ में आया एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर, 1 के लगभग में। जब न्यूट्रॉन का चेक किया गया, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया बाबू? जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है, और इसका कोई चार्ज होता नहीं है। न्यूट्रॉन होता कहाँ है बाबू? न्यूक्लियस में, एकदम बीच में। ठीक है, और इसका जो मास चेक किया गया तो 1.6749 इंटू 10 का पावर -27 kg निकला। तो इसको भी एटॉमिक मास यूनिट में लिख दिया गया 1.0086 AMU। क्लियर। अब बोलोगे सर इसका रिलेटिव मास बताइए तो क्या होगा? तो रिलेटिव मास का मतलब हम लोग क्या करते हैं, 1.67 इसमें भी है, इसमें भी 1.67 है, तो एक काम करो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 से भागा दे दो, तीनों को भागा दे दो। तो इसको भागा दोगे तो आएगा 1, इसका 1 से कुछ ज़्यादा आएगा लेकिन लगभग तो 1 के बराबर आएगा, और इसको जब भागा दोगे तो चूंकि -27 से भागा देना, यहाँ -31 है, मतलब बहुत कम आएगा, तो उसको अप्रॉक्स में हम लोग 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका वजन, इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में एकदम ना के बराबर में। क्लियर, तो इसका रिलेटिव मास कितना मान लेते हैं? 0। तो ये बाबू आप जस्ट रट्टा मारने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ बात है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा बात मैं अच्छा से और बता दूंगा थोड़ा देर में, लेकिन ये रट्टा मारने वाला, ये कोई वैसा है नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? तो जे थॉमसन 1897 में। चार्ज कितना है भाई? तो आप -1 भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट बोलना है तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19। और ये जो बोलोगे यहाँ भी सेम बोलना, बस ये माइनस, ये है प्लस। और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, 0 न्यूट्रल होता है बाबू। ठीक है, जे थॉमसन किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किया रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन किया चैडविक, जेम्स चैडविक 1932 में। ये सब अगर याद रखोगे ना डेटा तो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। एग्जाम वगैरह में लिखोगे तो टीचर जो है थोड़ा सा खुश हो जाता है कि अरे इसको ईयर वगैरह भी याद है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर। और ये सब भी रट्टा मारने का है कि भाई एटॉमिक मास जो होता है, एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलो। 09 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, है ना। 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलो। इसको लिख दो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। ये भी -27 kg रहेगा, इसमें भी। क्लियर, इसमें भी तो -27 kg है। क्लियर। और शॉर्टकट में तो कर ही सकते हो कि इसको सीधे मास मान लो 0, इसको 1, इसको 1, ये शॉर्टकट। लेकिन हम बोलेंगे कि आप उसका एब्सोल्यूट मास भी कर लो, उसके बाद रिलेटिव मास करना, एब्सोल्यूट चार्ज कर लो, उसके बाद रिलेटिव चार्ज करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना समझ में आया। इसको आप आराम से नोट कर लो, कॉपी में पॉज करके अच्छा से उतार लो बाबू। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे बात एटॉमिक नंबर का, मास नंबर का। क्लियर, आइसोटोप और आइसोबार का। ठीक है, मिटाता हूँ इसको। देखो बाबू, देखा गया, सपोज करो, बात करो हम लोग सोडियम का। तो सोडियम को देखा गया, सोडियम को जब देखा गया तो उसमें पता चला कि उसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन है। के गो इलेक्ट्रॉन है? 11 गो। और इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा हुआ है तो 11 गो प्रोटॉन भी है उसमें, है ना। 12 प्रोटॉन भी हो सकता है। देखा गया, तो देखा गया सोडियम को ऐसे, तो यहां बीच में जो था उसका नाम क्या है बाबू? न्यूक्लियस, जिसको आप लोग नाभिक बोलते हो, है ना, नाभिक। और इसी के अंदर में कौन था बाबू? इसी के अंदर कौन था? प्रोटॉन भी था और न्यूट्रॉन भी था।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर में होता है। और ये किनारे किनारे कौन घूर रहा है बाबू? इस घर में, इस घर में, इस घर में कौन घूर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन घूर रहा है। कौन घूर रहा है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन घूर रहा है। ठीक है, तो देखा गया सोडियम का। तो अब तो हम लोग को पता है ना बाबू कि एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, अब मास होता है 23। इसका मतलब 11 गो सोडियम में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाद में हम लोग सीखेंगे KLMN, ऐसे आप लोग सीखे हुए भी होंगे कि देखा गया कि पहला घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8, 2 4 6 8, और जो बचा एक वो बाहर में, पहला को K L M ये सब आप लोग पढ़े भी हो, मैं आप लोग को बाद में और पढ़ाते जाऊंगा। तो देखा गया सोडियम का तो 11 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूर रहा है। कैसा चार्ज है भाई? तो नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद ये जो बीच में न्यूक्लियस है इसमें 11 गो, या इसमें मास इसका 23 है ना, तो उस हिसाब से 12 गो प्रोटॉन है। के गो प्रोटॉन है? तो 11 गो इलेक्ट्रॉन है। तो देखा गया कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन होता है ठीक उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक उतना ही प्रोटॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सेम होता है। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 11 गो इसमें प्रोटॉन भी होगा। प्रोटॉन 11 गो बीच में है। ठीक है, तो 11 गो इलेक्ट्रॉन भी है, 11 गो प्रोटॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? तो गोल गोल घूर रहा है ऑर्बिट में। ठीक है, और प्रोटॉन कहाँ है? तो न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो कौन कहाँ? इतना बात समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा कौन कहाँ रहता है, तो लोकेशन भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि सर एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं भाई? तो ठेठ में समझो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जे गो प्रोटॉन होता है उसमें, या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जे गो होता है उतने प्रोटॉन होता है। तो कोई भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी रहे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या ऑब्लिक में इलेक्ट्रॉन बोलो, लेकिन बोलना पहले प्रोटॉन ही। प्रोटॉन का संख्या को ही बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम में 11 गो प्रोटॉन होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अगर यही अगर हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि कैल्शियम में प्रोटॉन का संख्या कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के को होता है कैल्शियम में बाबू, तो 20 होता है। क्लियर? मतलब जितना प्रोटॉन होगा कोई भी एटम का, उसका उतने एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जल्दी से बताना बाबू। हाइड्रोजन का प्रोटॉन का संख्या एगो है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 ही होगा। क्लियर? अगर ऑक्सीजन का बात करोगे तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन का संख्या 8 है, 8, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 ही होगा। कार्बन का प्रोटॉन का संख्या 6 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 ही होगा। तो एटॉमिक नंबर समझ में आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन भाई जब रिएक्शन करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को दे भी देता है, तो एटॉमिक नंबर तो फिर चेंज हो जाएगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है जेड से। क्या चीज़ डिनोट किया जाता है? जेड से। जैसे जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? तो 6, तो उसको ऐसे लिख सकते हो, जेड बराबर 6, ऐसे। किसका? कार्बन का।
जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। क्लियर। बात करते हैं एटॉमिक मास। तो आप लोग याद कर लेना बाबू 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर एकदम याद करना जरूरी है, और मैं याद करने का एकदम वीडियो बनाया हूँ। हाय हेलो बेटा, BCN ऑफ करो, नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल और कुत्ता काटे। हाय हेलो बेटा, BCN ऑफ करो, इस तरह से डायलॉग बनाए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, एकदम 30 तक याद होना चाहिए बाबू आप लोगों को। ठीक है, नहीं याद है तो वो वाला वीडियो आप देख लेना। बात करो एटॉमिक मास नंबर का। एटॉमिक मास नंबर, इसको A से डिनोट करते हैं बाबू। एटॉमिक मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। ठेठ में सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास नंबर। जैसे बात करो, मान लो हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का, 20 गो इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है 20 गो, और इसका मास है 40। इसका मतलब सुनो ठेठ में, इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ठेठ में न्यूक्लियस का मास को ही बोलते हैं बाबू एटॉमिक मास नंबर ठेठ में। तो इसमें देखा गया, ये न्यूक्लियस में देखा गया कार्बन का, सॉरी कैल्शियम का न्यूक्लियस में कि प्रोटॉन भी 20 गो है और न्यूट्रॉन भी 20 गो है। तो जल्दी बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो 20 और 20 40, मतलब प्रोटॉन का संख्या न्यूट्रॉन का संख्या दोनों जोड़ दो, उसका एटॉमिक मास नंबर आपका आ जाएगा। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर में खाली प्रोटॉन का संख्या, एटॉमिक मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ले लेना है, मास में इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। फिर से समझो, फिर से यहां पर समझो। बात करो मान लो सोडियम का, तो सोडियम में प्रोटॉन है 11 गो, प्रोटॉन का संख्या के गो है बाबू? 11 गो। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा? सीधे 11, क्योंकि प्रोटॉन है 11 गो। ठीक है, सोडियम का प्रोटॉन 11, तो एटॉमिक नंबर 11। अब सोडियम को देखा गया तो इसमें प्रोटॉन तो 11 गो था, न्यूट्रॉन था 12 गो। न्यूट्रॉन कितना था बाबू? 12 गो। तो इसका जल्दी बताओ एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, यानी ए क्या होगा इसका? तो 11 12 जोड़ दो 23 हो गया। क्लियर। तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, सोडियम नीचे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर और मथवा पे लिख देते हैं एटॉमिक मास। क्लियर। इस तरह से हम लोग फिर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब ठेठ में समझो कितना उसमें प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेनली प्रोटॉन। ठीक है, अलग बात है कि प्रोटॉन जेगो होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मेनली किसको वैल्यू हम लोग देते हैं? प्रोटॉन को। उसके बाद एटॉमिक मास का मतलब किसको वैल्यू देना है? मथवा पर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। क्लियर। यही था बाबू एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो जल्दी से हम लोग इसके हेल्प से सीख लेंगे आइसोटॉप, आइसोबार, बहुत इजी वे में। देखो कैसे सीख जाएंगे। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं ये समझना। एक कार्बन ऐसा पाया जाता है बाबू जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास होता है 12, और एक ऐसा कार्बन पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास होता है 13। एक ऐसा भी कार्बन पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास होता है 14। अब जल्दी से बताओ बाबू, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर तीनों का अलग अलग है, इसी चीज को बोलते हैं बाबू आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स उस वैसा एलिमेंट को बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास अलग अलग होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर। एटॉमिक नंबर सेम,
मास अलग अलग, इसी को आप क्या बोलोगे, आइसोटॉप्स बोलोगे। क्लियर, इसको आप एकदम इजी में समझ लो। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन एक ऐसा पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास भी 1 होता है, और एक ऐसा भी हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर तो 1 रहेगा ही, मास 2 होता है, और एक ऐसा हाइड्रोजन होता है मास 3 होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। जो पानी हम लोग पीते हैं H2O ये वाला, और एक होता है भारी जल, हैवी वाटर, वो इसका होता है D2O, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन 2 ग्राम वाला। तो देखो तो बाबू इसमें भी तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, और मास देखो तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, मास अलग अलग है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग, इसको आप क्या बोलोगे, आइसोटॉप्स। आ रहा बात समझ में? आइसोटॉप्स अच्छे से, वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो, वैसा एलिमेंट को हम लोग आइसोटॉप्स कहेंगे। आ रहा बात समझ में? अब इसमें अगर तुम ठेठ में देखोगे तो बाबू प्रोटॉन का संख्या कितना पता चलेगा, कार्बन वाला में बताओ, प्रोटॉन के गो है, जल्दी से बताओ। तो तीनों में एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन 6 ही होगा। क्लियर? बात करो इलेक्ट्रॉन का, तो तुम लोग तो बताओगे ही कि सर जितना प्रोटॉन उतने तो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी 6। बात करो तो न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का बात करो तो बाबू, तो तुम बोलोगे सर इसका 12 है, तो 12 में 6 गो प्रोटॉन है, यानी 6 गो न्यूट्रॉन होगा। बिल्कुल सही, तो इसमें है 6 गो न्यूट्रॉन, इसमें 6 गो प्रोटॉन है तो 7 गो न्यूट्रॉन है, इसमें 6 गो प्रोटॉन है तो 8 गो न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो इसका मतलब कि प्रोटॉन तो सेम है, न्यूट्रॉन इसमें अलग अलग है। इसको भी आप आइसोटोप बोल सकते हो, प्रोटॉन होना चाहिए सेम और न्यूट्रॉन का संख्या होना चाहिए अलग, इसको भी आप बोल सकते हो बाबू आइसोटोप, हाई लेवल में। इसमें बात करो तो बाबू, इसमें बात करो तो बाबू, इसमें बात करो प्रोटॉन के गो तो एगो, इसमें प्रोटॉन एगो, इसमें भी प्रोटॉन एगो। इलेक्ट्रॉन बाबू, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन एगो, इलेक्ट्रॉन एगो, इलेक्ट्रॉन एगो। लेकिन न्यूट्रॉन का बात करो तो न्यूट्रॉन का तो एगो तो ये प्रोटोने है, यानी न्यूट्रॉन नहीं है, यानी 0। तो देखो एक सवाल आता है, कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन इकलौता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन में 2 गो में एगो प्रोटॉन है, तो एगो तो न्यूट्रॉन हो गया, इसमें न्यूट्रॉन एगो हो गया, इसमें न्यूट्रॉन 3 गो में एगो तो प्रोटॉन है तो 2 गो न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो आप देखोगे तो प्रोटॉन का संख्या सेम होता है आइसोटोप में, हाँ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। क्लियर? हमको लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, उसी को बोलते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट टॉपिक आइसोबार। आइसोबार, तो आइसोटॉप्स सीख लिए, तो आइसोबार समझो क्या होता है। आइसोबार, आइसोबार का मतलब इस बार एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा। कार्बन 6 एक 14 ग्राम वाला है, और एक नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 मास 14। देखो बाबू ये दोनों एक दूसरे का आइसोबार्स है। कैसे देख लो, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास सेम है। आ रहा बात समझ में? इससे पुराना क्या देखा था, इससे पुराना आइसोटॉप्स में हम लोग क्या देखे थे, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, एटॉमिक नंबर सेम, मास अलग अलग। इसमें एटॉमिक नंबर अलग, मास सेम, मास सेम, तो इसको आप क्या बोलोगे, आइसोबार। तो इसको अगर पूरा गहराई में देखना चाहोगे तो बताओ तो बाबू, प्रोटॉन इसमें 6 गो, इसमें प्रोटॉन 7 गो, इलेक्ट्रॉन भाई तो प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। लेकिन मैटर करो तो न्यूट्रॉन का बात करो तो भाई 14 है, 14 में 6 गो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन 8 होगा। इसमें न्यूट्रॉन के गो होगा, जल्दी बताओ,
तो 14 में 7 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन 7 होगा। तो इसमें तुम देखोगे तो प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 7, प्रोटॉन का संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन 7, यानी न्यूट्रॉन भी अलग अलग। मतलब इसमें आइसोबार में प्रोटॉन का संख्या भी अलग और न्यूट्रॉन का भी संख्या एक तरह से अलग है। क्लियर? लेकिन इसमें बस यही जान जाना कि एटॉमिक नंबर अलग, मास होना चाहिए सेम, मास होना चाहिए सेम। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होना चाहिए सेम, दोनों का सम सेम होना चाहिए। तो इसको आप क्या बोलते हो? आइसोबार। एक टॉपिक होता है आइसोटोन, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूं तो आपको और मजा आ जाएगा। उसमें क्या होता है, आइसोटोन, इसमें क्या होता सुनो, कार्बन 6 मास ले लो 13, नाइट्रोजन 7 मास ले लो 14, ये दोनों आपस में आइसोटोन है। आइसोटोन है का मतलब यहां समझो ना एटॉमिक नंबर सेम ना मास सेम, लेकिन कुछ तो जरूर है जो सेम है। देखो कैसे, प्रोटॉन इसका 6 गो, प्रोटॉन इसका 7 गो, यानी प्रोटॉन अलग है। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी अलग है। बात करो तो न्यूट्रॉन का 13 गो प्रोटॉन है, 13 गो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो 13 में 6 प्रोटॉन तो कितना न्यूट्रॉन 7। अरे 13 में 6 घटा दो, सिंपल ट्रिक, 13 में 6 घटा दो 7, 14 में 7 घटा दो 7। इसका मतलब इसका न्यूट्रॉन और इसका न्यूट्रॉन क्या है? सेम। तो आइसोटोन में ठेठ में समझो, किसको बोलेंगे आइसोटोन? एटॉमिक नंबर भी अलग, मास नंबर भी अलग, लेकिन क्या सेम होना चाहिए? न्यूट्रॉन का संख्या सेम होना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? आइसोटोन। तो ये आपको ऐसा सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के व्यू से बता दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास देके उसका प्रोटॉन का संख्या, उसका न्यूट्रॉन का संख्या, उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग का पहला लेक्चर था और इसमें हम लोग सीख लिए एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार, इतना सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।